लेकिन भीमाबाई जानती थी कि उनके साथ स्कूल में अच्छा व्यवहार नहीं होगा, इसलिए उन्होंने भीम जी को अपने पास बुलाया और बोला कि देखो वहां पर तुम्हें परेशान किया जाएगा। अब इस सिचुएशन में खुद को रखकर सोचिए, एक ऐसा बच्चा जिससे कोई बात नहीं करता, जो क्लास में सबसे पीछे बैठता है, जो दरी खुद लेकर आता है, जिसके साथ कोई खाना नहीं खाता, वो दीवार की तरफ मुंह कर खाना खाता है, उसको स्कूल में पानी पीने की भी इजाजत नहीं है कि जो इंसान हिंदू, पारसी और ईसाई के लिए अछूत है वो इंसान मुसलमान के लिए भी अछूत है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अब्राहम लिंकन के जितने ही महान हैं। जैसा अमेरिका हमको आज दिखाई देता है वो वैसा नहीं होता अगर अब्राहम लिंकन नहीं होते और अपने जीवन का बलिदान नहीं देते। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को आजादी मिली थी, लेकिन उसके बाद भी जो वहां के गुलाम थे उनको आजादी नहीं मिली थी। आजादी मिलने के 90 साल बाद वहां के गुलामों को आजादी मिली। बहुत लंबा संघर्ष हुआ और उस संघर्ष को जो लीड कर रहे थे वो थे अब्राहम लिंकन। बहुत सारे अमेरिकन उनके खिलाफ खड़े हुए थे, लेकिन वो अपनी बात पर अड़े रहे। अंत में उन्होंने वहां के संविधान में संशोधन करवाया और उसके कुछ दिनों के बाद उनको मार दिया गया। लेकिन दुनिया से जाने से पहले वो अमेरिका की आने वाली पीढ़ियों को एक नई दिशा देकर चले गए, जिसके बदौलत आज अमेरिका वैसा है जैसा हम लोग जानते हैं। जैसे हम सब जानते हैं भारत गुलाम था अंग्रेजों का, लेकिन भारत में एक तबका ऐसा भी था जो इन गुलामों का भी गुलाम था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने उन गुलामों को आजादी दिलाने के लिए बहुत संघर्ष किया। अम्बेडकर जी कहते थे कि जिंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए, महान होनी चाहिए। अम्बेडकर जी उस वक्त संसद में सबसे पढ़े लिखे लोगों में से एक थे, एक ऐसा इंसान जिसके पास PhD भी 3 हो और चौथी उनको बाद में मिल गई हो। पूरी संविधान सभा में उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान नहीं था। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने संविधान लिखा नहीं था, वो उन 7 मेंबर में से एक थे जिन्होंने संविधान लिखा था। आई एग्री, उस कमेटी में 7 लोग थे और अम्बेडकर भी उनमें से एक थे। लेकिन उन 7 मेंबर में से एक ने ज्वाइन नहीं किया था, एक बीमार पड़ गए थे और 2 मेंबर दिल्ली से बाहर थे और एक मेंबर देश से बाहर चले गए थे। उनकी जगह फिर दूसरे को लाया गया था। इसी तरह कहने को 7 मेंबर थे, लेकिन संविधान की ड्राफ्टिंग का जो काम था वो सिर्फ एक इंसान ने संभाला था और वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और ये बात संविधान सभा में बोली भी गई थी कि अगर अम्बेडकर जी नहीं होते तो संविधान कभी पूरा नहीं हो पाता। लेकिन आज के समय में लोगों के दिलों में एक गलत धारणा बनी हुई है कि अम्बेडकर सिर्फ दलितों के नेता थे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो देश के और हर जाति और हर धर्म के लोगों के नेता थे और एक महान पर्सनैलिटी थे। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक लाइब्रेरी के बाहर उनकी प्रतिमा लगी हुई है और कोलंबिया यूनिवर्सिटी ये मानती है कि अम्बेडकर जी उनके आज तक के सबसे बेहतरीन स्टूडेंट्स में से एक है। इसके साथ साथ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी एंटर करते ही सबसे पहले एक प्रतिमा लगी हुई है और वो प्रतिमा अम्बेडकर जी की है। अब दुनिया के महान देश उनको महान मानते हैं, लेकिन हमारे देश में उनको सिर्फ एक वर्ग का ही नेता माना जाता है। लेकिन असलियत ये है कि जितना उन्होंने दलित के लिए किया है उससे ज्यादा उन्होंने महिलाओं के लिए किया है, फिर वो महिलाएं किसी भी धर्म की या किसी भी जाति की हो। अम्बेडकर जी की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है वो ये है कि उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था। 6 दिसंबर 1956 में जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके पास तकरीबन 35,000 से भी ज्यादा बुक्स थी जो उन्होंने पढ़ी थी। उनको इतनी नॉलेज थी कि अगर वो थोड़ा और ज्यादा टाइम दुनिया में रह पाते तो हमारा देश और भी अच्छी कंडीशन में होता। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग उनको गलत मानते हैं। उनका कहना यह है कि वो हिंदू धर्म के खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने जो अपनी लाइफ में सहा है, अगर कोई भी इंसान वो सहेगा तो वो उस चीज के खिलाफ हो ही जाएगा। और उन्होंने जो कुछ भी अपनी लाइफ में झेला है सिर्फ दलित होने की वजह से, वो आजकल के लोग नहीं झेलते। और वो भी इसलिए क्योंकि अम्बेडकर जी पहले पैदा हो गए थे। अगर वो नहीं होते तो हालात आज भी वैसे ही होते। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि B.R. अम्बेडकर जी ने क्या झेला था। अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को भीमाबाई और रामजी मालोजी सकपाल के घर में हुआ। माँ भीमाबाई अपने बेटे का नाम भीम रखती है। रामजी सकपाल एक आर्मी ऑफिसर थे जो कि बहुत ही रिस्पेक्टेड जॉब थी। इनका जन्म होने से पहले ही इनके एक अंकल थे जो सन्यासी हो चुके थे। उन्होंने एक भविष्यवाणी की कि ये बच्चा पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा नाम कमाएगा। उस समय पर छोटी कास्ट वालों को स्कूल में एंट्री नहीं दी जाती थी और उनको पढ़ने की भी अनुमति नहीं थी। अब क्योंकि उनके पिता एक आर्मी ऑफिसर थे इसलिए वो उनको स्कूल में एंट्री दे देते हैं। लेकिन भीमाबाई जानती थी कि उनके साथ स्कूल में अच्छा व्यवहार नहीं होगा, इसलिए उन्होंने भीम जी को अपने पास बुलाया और बोला कि देखो वहां पर तुम्हें परेशान किया जाएगा, लेकिन तुम किसी के साथ में लड़ना मत, किसी के खिलाफ विद्रोह मत करना। तुम्हारे पास सिर्फ एजुकेशन ही एक ऐसा हथियार है जिससे तुम उन सबको हरा सकते हो। इस बात को भीम जी ने अपने मन में बैठा लिया। अब स्कूल में पहली बार कोई ऐसा बच्चा आया था जो दलित वर्ग से था। बाकी बच्चे बुरे नहीं थे, लेकिन वो अपने परिवार से ऐसी बातें सीख रहे थे और अनजाने में
वो भीम जी को बुली भी कर रहे थे। स्कूल की व्यवस्था भी ऐसी थी कि क्लास में सबसे पीछे उनको बैठना होगा, जहाँ पर सभी बच्चे अपने जूते चप्पल निकालते हैं उनको वहाँ पर बैठना होगा, और अपने बैठने के लिए दरी भी घर से लेकर आनी पड़ेगी ताकि कोई और बच्चा उस दरी पर ना बैठ जाए। अब इस सिचुएशन में खुद को रखकर सोचिए, एक ऐसा बच्चा जिससे कोई बात नहीं करता, जो क्लास में सबसे पीछे बैठता है, जो दरी खुद लेकर आता है, जिसके साथ कोई खाना नहीं खाता, वो दीवार की तरफ मुंह कर खाना खाता है, उसको स्कूल में पानी पीने की भी इजाजत नहीं है। उसे पानी चपड़ासी पिलाता है, वो भी दूर से, ताकि उसकी परछाई उस पर ना पड़ जाए और वो अछूत ना हो जाए। और अगर किसी दिन चपड़ासी छुट्टी कर ले तो उसे पूरे दिन प्यासा ही रहना पड़ता है। लेकिन एक दिन उनसे प्यास बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने पानी पी लिया। उन्हें पानी पीते हुए किसी ने देख लिया और उनकी शिकायत कर दी प्रिंसिपल को। उसके बाद प्रिंसिपल ने उन्हें बहुत मारा। इन सब के बावजूद भीम जी के नंबर बहुत अच्छे आए अपनी क्लास में। अब स्कूल में ये व्यवस्था थी कि जिस स्टूडेंट के सबसे अच्छे नंबर आएंगे वो सबसे आगे बैठेगा, लेकिन ये भीम जी के लिए अप्लाई नहीं होती थी। एक बार उनको और उनके बड़े भाई को समर हॉलीडेज के लिए गोरेगांव जाना था, जहां उनके फादर एक कैशियर की तरह काम करते थे। ये ट्रेन से उतरने के बाद बहुत देर तक इंतजार करते रहे, लेकिन इनके पिता इनको लेने नहीं आ पाए। तो स्टेशन मास्टर इनके पास आए। भीम जी और उनके भाई वेल ड्रेस थे, तो स्टेशन मास्टर उनके पास आए और उनसे बात करने लगे। उनसे पूछने लगे कि क्या उनको कोई मदद चाहिए। लेकिन जैसे ही उन्हें ये पता चला कि ये लोग नीची जाति से हैं, स्टेशन मास्टर के एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए और वो वहां से चले गए। अब वो दोनों भाई बाहर आते हैं और एक घोड़ा गाड़ी वाले से बात करते हैं, लेकिन तब तक बात फैल चुकी थी कि ये लोग दलित हैं। कोई भी घोड़ा गाड़ी वाला उनको सफर कराने के लिए तैयार नहीं होता। कुछ समय बाद उनको एक घोड़ा गाड़ी वाला मिलता है, लेकिन वो डबल पैसे मांगता है और उसके साथ एक और शर्त रखता है कि ये गाड़ी तुम चलाओगे और उसके बाद इस गाड़ी को धोकर प्योरीफाई किया जाएगा। इस जर्नी के बारे में भीम लगातार सोचते रहे, लेकिन उनको इसके पीछे का कारण समझ में नहीं आता। साफ सुथरे होने के बावजूद उनके टच करने से लोग अनप्योर कैसे हो जाएंगे, और यही नहीं, उनकी परछाई पड़ने से लोग कैसे अनप्योर हो जाएंगे। इसी तरह की बातों ने उनको रियलाइज करवाया कि हिंदू सोसाइटी जिसको अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस बोलती है, वो एकदम स्टूपिड, क्रूएल और अनरीजनेबल है। उनकी बहन को उनका हेयर कट खुद से करना होता था, क्योंकि गांव के जितने भी बार्बर थे वो उनको टच करने से भी डरते थे। ये तो बात हुई भीम जी के साथ शुरुआत में हुए कास्टिज्म के अनुभव की। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। भीम जी के एक टीचर थे कृष्णा जी केशव अंबेडकर, जो उन्हें बहुत पसंद करते थे। उन्होंने ही उन्हें अपना सरनेम दिया था अंबेडकर। इसके बाद एजुकेशन के लिए अंबेडकर जी बॉम्बे मूव कर जाते हैं, जहां उनको एक ऐसी जगह मिलती है रहने के लिए जहां पर गरीब से गरीब लोग रहते थे। लेकिन भीम जी को इंडिया के बेस्ट स्कूल में एडमिशन मिल जाता है। जिस रूम में वो रहते थे वो बहुत ही छोटा था और बाहर बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा शोर शराबा रहता था। तो भीम जी स्कूल से आते ही सो जाया करते थे और रात को 2 बजे उठकर अपना होमवर्क किया करते थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस मॉडर्न शहर में भी उनको अछूत माना जाता था। इंडिया के सबसे बड़े स्कूल में भी यही हाल था। एक दिन टीचर अंबेडकर जी को बुलाते हैं एक सम सोल्व करने के लिए। जैसे ही अंबेडकर जी ब्लैक बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं, सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं और नाराजगी प्रकट करते हैं, क्योंकि उन सभी बच्चों के लंच बॉक्स वहां पर रखे थे और उनको ये डर था कि अंबेडकर जी की परछाई पड़ने से उनका लंच बॉक्स अछूत हो जाएगा। भीम जी जब संस्कृत सीखना चाहते थे तब उनको मना कर दिया गया ये बोलकर कि तुम दलित हो। फिर बाद में उन्होंने खुद से संस्कृत सीखी थी। उस वक्त अर्ली मैरिजेस कर दी जाती थी, इसलिए उनकी शादी रमाबाई से कर दी गई। आगे की पढ़ाई के लिए अंबेडकर जी के टीचर कृष्णा जी ने बड़ौदा के महाराज गायकवाड़ जी से अर्जी की कि वो अंबेडकर जी को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाएं। महाराज ने उनकी अर्जी मान ली और अंबेडकर जी को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करा दी गई। इसके बाद बड़ौदा के महाराज एक स्कीम स्टार्ट करते हैं, जिसके तहत इंटेलिजेंट बच्चों को अब्रोड भेजा जाएगा आगे की पढ़ाई के लिए, और इस स्कीम में अंबेडकर को भी चुन लिया जाता है। लेकिन उन्हें एक एग्रीमेंट साइन करना होगा कि पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद तकरीबन 10 साल उन्हें प्रिंसी स्टेट को सर्व करना होगा। इसके बाद भीम जी अमेरिका चले जाते हैं और इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी में पढ़ाई करते हैं। 2 साल के अंदर वो अपनी एमए कंप्लीट कर लेते हैं और अगले ही साल अपनी पीएचडी भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद वो इंग्लैंड चले जाते हैं और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को ज्वाइन कर लेते हैं। अब वो 4 साल अमेरिका में रहकर आए थे। हालांकि वहां भी काले और गोरों में भेदभाव किया जाता है, लेकिन इन दोनों श्रेणियों में ना होने की वजह से उन्होंने वहां पर इक्वालिटी को महसूस किया। इसके बाद जब वो भारत आए तो उनका सबसे पहला काम यही था कि उन्हें बड़ौदा स्टेट को सर्व करना है, जैसा कि उनका एग्रीमेंट था कि पढ़ाई पूरी होने के बाद वो बड़ौदा स्टेट के सिविल सर्वेंट बनेंगे। लेकिन जब वो बड़ौदा आए तो कोई भी उन्हें रिसीव करने नहीं आया। इसके बाद वो वहां अपने रहने की जगह ढूंढते रहे, लेकिन उनको कोई भी जगह नहीं मिली। काफी ढूंढने के बाद उनको एक पारसी गेस्ट हाउस मिला। वो भी उनको तब मिला जब उन्होंने अपनी जाति छुपा ली। उन्होंने सोचा था कि सबको पता लगने से पहले ही मैं कहीं और अपने रहने की व्यवस्था कर लूंगा। लेकिन अभी उनको वहां 11 ही दिन हुए थे कि एक दिन बहुत सारे लोग
वहाँ पर हथियार लेकर उनके दरवाजे के बाहर आ गए और उनको धमकाने लगे कि एक दलित होकर तुम यहाँ कैसे रह सकते हो, ये पारसी लोगों की कम्युनिटी है, तुमने इसे अछूत कर दिया है। अंबेडकर जी ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि पारसी लोग तो इन सब चीजों में मानते ही नहीं है, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी और उन्हें शाम तक का समय दिया गया कि शाम होने से पहले तुम ये कमरा खाली कर दो। उनके ऑफिस में भी उनकी चेयर को अलग लगाया जाता था और उनका चपड़ासी उन्हें पानी भी नहीं देता था और फाइल्स भी उनको पकड़ा कर नहीं दी जाती थी, उनके टेबल पर फेंक दी जाती थी। उन्होंने महाराज के सचिव से भी बात की कि मुझे कोई रहने के लिए कमरा दिलवा दीजिए, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया। पूरे बड़ौदा में कोई एक घर भी ऐसा नहीं था जो उन्हें रहने के लिए जगह देते। उन्होंने अपने हिंदू दोस्त और ईसाई दोस्त से भी मदद मांगी, लेकिन वो भी उनकी मदद नहीं कर सके। इसीलिए अंबेडकर जी लिखते हैं कि जो इंसान हिंदू के लिए अछूत है वो इंसान पारसी और ईसाई के लिए भी अछूत है। ऐसे ही उनका एक और किस्सा है, जब वो 7-8 दोस्त मिलकर एक किले में घूमने जाने वाले थे तो उन्होंने ये प्लान बनाया कि इसके बारे में हम किसी को नहीं बताएंगे। जैसे ही वो लोग वहां पर पहुंचे तो वहां पर बाहर एक जगह थी जहां से सब लोग अपने हाथ मुंह धो रहे थे, तो उन लोगों ने भी वहां पर अपने हाथ मुंह धो लिए। थोड़ी ही देर के बाद बहुत सारे मुसलमान वहां पर आ गए डंडे लेकर और उन सबसे लड़ने लगे कि एक अछूत होकर तुमने यहाँ पर अपने हाथ मुंह क्यों धोए, तुमने ये पूरा पानी दूषित कर दिया है। तब अंबेडकर जी ने उन्हें भी समझाने की कोशिश की कि इस्लाम में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उन्होंने भी उनकी बात नहीं मानी। इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था कि जो इंसान हिंदू, पारसी और ईसाई के लिए अछूत है वो इंसान मुसलमान के लिए भी अछूत है। अब खाली सोचिए, एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत कुछ कर सकता है अपने समाज के लिए, बहुत कुछ कर सकता है लोगों के लिए, लेकिन सारे समाज के लोग उसे गाली दे रहे हैं। अब इतना सब सहने के बाद वो चाहते तो अमेरिका या इंग्लैंड वापस चले जाते और किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनकर एक अच्छी जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना सुख भूलकर उन लोगों के लिए काम करना ज्यादा जरूरी समझा जिनकी जिंदगी जानवरों से भी बदतर थी। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे सत्याग्रह किए, जैसे कि महाद सत्याग्रह किया, पानी के लिए सत्याग्रह किया, जैसे कि किसी गांव में अगर कोई तालाब है या कुआं है तो कोई भी दलित डायरेक्टली जाकर उसमें से पानी नहीं पी सकता था, इस चीज के लिए भी उन्होंने सत्याग्रह किया था। मंदिर प्रवेश के लिए भी उन्होंने सत्याग्रह किया था, जहां पर उन्होंने दलितों को मंदिरों में एंट्री दिलवाई थी। इतना सब करने के बाद भी जब उन्हें यह दिख रहा था कि इन सब से बात नहीं बन रही तो वो बहुत ज्यादा नाराज हुए और इसके बाद उन्होंने मनुस्मृति का भी दहन किया था और ये डिसाइड किया कि अब वो अपने हिंदू धर्म को ही बदल देंगे। इसी के लिए उन्होंने ये बात बोली थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। तब गांधी जी ने उनको रिक्वेस्ट किया कि ऐसा ना करें, जिसके बाद उन्होंने तकरीबन 21 साल तक इंतजार किया चीजें बदलने का, लोगों की सोच के बदलने का, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब उन्होंने अपनी मौत के तकरीबन 1.5 महीना पहले बौद्ध धर्म को अपना लिया। इसके साथ साथ जब संविधान बनना शुरू हुआ था तब अंबेडकर जी ने बोला था कि सबको समान अधिकार मिलने चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो औरत हो, जिसको यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं। इसको लाने के बारे में अंबेडकर जी ने सबसे पहले बोला था, क्योंकि उनको मालूम था जब तक कानून पुरुष और औरतों के लिए समान नहीं होगा औरतों की कंडीशन सुधारी नहीं जा सकती, जिसके लिए वो नेहरू जी से लड़ गए थे और अपने पद से भी इस्तीफा दे दिया था। तब जाकर हिंदू कोड बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके बाद सभी हिंदू औरतों को अधिकार मिले थे पुरुषों के बराबर। कहा जाता है कि उनके आइडियाज पर अगर प्रॉपरली काम किया जाए तो भारत पूरी दुनिया में नंबर 1 बन सकता है। थैंक यू सो मच।